स्टडी चैनल पर। चलिए आज हम जानेंगे चैप्टर 5 नोमैडिक एम्पायर्स क्लास 11 हिस्ट्री के कुछ इम्पॉर्टेंट लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, वाई वॉज ट्रेड सो सिग्निफिकेंट टू द मंगोल्स। तो इसका आंसर होगा पहला कि जो रीजन था वो ऑक्यूपाइड बाय मंगोल्स लैग्ड नेचुरल रिसोर्सेज, मतलब वहाँ पर जो रिसोर्सेज थे बहुत कम थे, जिसके कारण जो स्टीपी रीजन था ऑफ सेंट्रल एशिया हैड एक्सट्रीम क्लाइमेट, कल्टिवेशन ऑफ फूड वॉज नॉट पॉसिबल देयर, ओनली ट्रेड कोड हेल्प देयर सर्वाइवल। इसलिए क्योंकि वहाँ कल्टिवेशन नहीं होती थी वहाँ पर, तो उसके कारण वहाँ पर जो ट्रेड था वो फ्लरिश हुआ, मतलब व्यापार ज़्यादा फ्लरिश हुआ बल्कि उसके एग्रीकल्चर के। तीसरा पॉइंट है द मंगोल्स वर ऑल्सो फेस्ड फोर्स टू ट्रेड एज द स्कैंटी रिसोर्सेज ऑफ द स्टेपीज डिड नॉट हेल्प कल्टिवेशन, सो द मंगोल्स traded with neighboring countries and it was beneficial for the both countries। चलिए ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। वाई डिड चेंजिस खां feel that the need to fragment the Mongol tribes into new social and military groupings was needed। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या लिख सकते हैं आप। The following reasons forced the Genghis Khan to fragment the Mongol tribes into new social and military groupings। चलिए इससे पहले आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि चेंजिस खान जो थे वो कौन से ट्राइब से बिलोंग करते थे। चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पॉइंट 1 है, जो मंगोल्स थे वो इनहेबिटेंट्स थे कहाँ के, स्टीपी रीजन के। दे हैड देयर ओन सेपरेट आइडेंटिटीज, सो इन ऑर्डर टू ब्रिंग देम इन टच विद द अदर ट्राइब्स चेंजिस खान टुक दिस स्टेप। मतलब एक ट्राइब से दूसरी ट्राइब और तीसरी ट्राइब इन सभी को एक साथ मिलाने के लिए उन्होंने ऐसा किया। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, जो मंगोल्स थे बहुत ज़्यादा करेजियस थे, बहुत ज़्यादा हिम्मत वाले थे। बिकॉज ऑफ दिस नेचर चेंजिस खान ऑर्गेनाइज देम इनटू मिलिट्री ग्रुप्स एंड एस्टेब्लिश्ड अ फॉर्मिडेबल आर्मी। अ साउंड मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन कुड बी वेरी हेल्पफुल इन ट्रेड ऑल्सो। तीसरा पॉइंट कह सकते हैं, जो चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस थे चेंजिस खान के वॉज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्रेगमेंटेशन ऑफ मंगोल ट्राइब्स। चेंजिस खान हिमसेल्फ हैड टू सफर अ लॉट ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड। तो आप ये सब लिख सकते हैं कि वाई चेंजिस खान फील दैट टू फ्रेगमेंट द मंगोल ट्राइब्स इनटू न्यू सोशल एंड मिलिट्री ग्रुपिंग्स। चलिए मूविंग अहेड, वाई डू व्हाट डू यू नो अबाउट द मंगोल्स, डिस्कस देयर ऑक्यूपेशन इन ब्रीफ। इनके ऑक्यूपेशन के बारे में और मंगोल्स के बारे में हम क्या जानते हैं वो बताना है। चलिए देखिए आंसर क्या लिख सकते हैं आप। द नोमेडिक पीपल इनहेबिटिंग द रीजन ऑफ द प्रेजेंट डे मंगोलिया इन द सेंट्रल एशिया वर नोन एज मंगोल। दे वर predominantly pastoralists and hunter gatherers। They dwelt in tents, tents में रहते थे, and were divided into several patriarchal dynasties। They were constantly at war with other tribes like Tatar, Naiman and Khitans। दूसरा पॉइंट आपके लिख सकते हैं, जो मेन ऑक्यूपेशन होता था नोमेडिक ट्राइब का वो पेस्टोरलिज्म होता था, मतलब चराने वाले का काम होता था, और स्टेपीज ग्रासलैंड ऑलरेडी वहाँ साइड में थी। They reared animals such as horses and sheep. In addition to these animals, they also reared goats and camels। They reared them for किसके लिए, milk, meat and wool। The geographical conditions prevailing here were not in favor of adapting agriculture as we have already studied। Nomadic empire, consequently, their economy was not geared to feed the region having हायर पॉपुलेशन कंसेंट्रेशन। चलो आप ये इस क्वेश्चन का ये पॉइंट जो है ये हिंट आप ये लिख सकते हैं और पॉइंट्स भी आप ऐड कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपको इसको वीडियो इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, हम जरूर इसको डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देंगे, लिंक प्रोवाइड कर देंगे, या फिर आप हमें ईमेल दे दीजिए, हम उस पर आपको मेल कर देंगे। चलिए देखिए आगे क्या है। डिस्क्राइब द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मंगोल सोसाइटी इन द 12th सेंचुरी में मंगोल सोसाइटी कैसी थी। देखिए पहला जो बहुत ही आसान पॉइंट है, द मंगोल सोसाइटी वॉज पेट्रियार्कल, मतलब जो मेल होता था वो जो ज़्यादा डोमिनेटिंग होता था। द एल्डेस्ट मेल मेंबर वॉज द हेड ऑफ द फैमिली हु यूज टू टेक केयर ऑफ द नीड्स ऑफ देयर फैमिली मेंबर्स। Point 2, the rich families were larger in size। The birth of a son was highly solicited in the society। मतलब अगर बच्चा पैदा होता था, लड़का पैदा होता था, तो ज़्यादा उसके लिए खुशी मनाई जाती थी। थर्ड, पॉलीगैमी वॉज इन प्रैक्टिस इन द सोसाइटी। मतलब पॉलीगैमी मतलब एक से ज़्यादा लोगों से, मतलब लड़कियों से वो शादी कर लेते थे अपने ट्राइब्स को आगे बढ़ाने के लिए। रिगार्डिंग मैरिज, स्ट्रिक्ट रूल्स वर फॉलोड।
There was ban on marriage within family circles or within a tribe. Fifth point, there were constant wars among different sections of the society. मतलब जो मंगोल होते थे उनका एक एक जो सबसे इम्पोर्टेंट काम होता था वो जंग, वो ज़्यादातर जो होते थे जंग में ही रहते थे. Some tribes with an aim to keep harmonious relations arranged marriage between their respective tribes. मतलब जो मैरिज होती थी एज अ ट्रिटी वो यूज़ करते थे. पॉइंट 6 हो सकता है, लिख सकते हैं हम, वुमेन वर नॉट secluded to her and home alone rather than as per the needs of the hour. They used to equally assist their male counterparts in the बैटर फील्ड. मतलब जो वुमेन होती है अगर जरूरत पड़ती थी वो भी लड़ाई जंग करती थी. इन केस ऑफ द डेथ ऑफ देयर हस्बैंड्स दे टू लुक्ड आफ्टर देयर चिल्ड्रन एंड प्रॉपर्टी ऑफ देयर रिस्पेक्टिव फैमिली. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, हाउ डिड द मंगोल कैरी आउट देयर ट्रेड. चलिए इसका आंसर देखते हैं. The scarcity of resources forced the nomadic tribe to depend on the other neighboring countries for essential good for trade. क्योंकि वहाँ पर स्कारसिटी ऑफ रिसोर्सेज थी, वहाँ एग्रीकल्चर नहीं होता था, तो नोमैडिक ट्राइब्स जो होती थी मंगोल को उनको डिपेंड करना पड़ता था ट्रेड पर. किसके साथ? नेबरिंग कंट्रीज के साथ. दूसरा पॉइंट, देयर ट्रेड वॉज बेस्ड ऑन द बार्टर सिस्टम. मतलब एक चीज़ लो और दूसरी चीज़ दो. मुझे आलू चाहिए, आप मुझे टमाटर दीजिए. Point 3, they imported agricultural product and made implements from China, and in line of these they used to export horses, fur and एनिमल्स फॉर हंटिंग. मतलब ये हॉर्स को फर्स, जो एनिमल के फर होते हैं जो कि मतलब ठंडियों में काम आते हैं उन कपड़ा बनाने के लिए, और एनिमल्स को हंटिंग के लिए यूज़ करा करते थे. चौथा पॉइंट, द नोमैडिक पीपल यूज टू सफर लेस एज कंपेयर टू देयर अपोनेंट्स. द पॉसिबल रीजन बिहाइंड दैट वॉज द नोमैडिक पीपल क्विकली डिसअपियर फ्रॉम द प्लेस ऑफ देयर स्ट्राइफ आफ्टर कैरिंग आउट लूट एंड प्लंडर. In order to safeguard their people from Mongol strife, the ruler of China constructed the Great Wall of China. जो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बनाई थी चाइना में उनके एम्पायर ने, वो इसलिए बनाई थी क्योंकि उनको डर था कहीं मंगोल आकर हम पर अटैक ना कर दें. चलिए अब अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, डिस्कस द अर्ली करियर एंड अचीवमेंट्स ऑफ चेंजिस खान के बारे में. ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आ सकता है. देखिए क्वेश्चन पॉइंट 1 क्या कहता है, जो चेंजिस खान था वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूलर बना. कहाँ का? मंगोल का. वॉज द ग्रेटेस्ट मंगोल हु लेड द फाउंडेशन ऑफ नोमैडिक एम्पायर. दूसरा पॉइंट, इनका जो कंट्रीब्यूशन था वो यूनिफाई करने में था. किसको? मंगोल्स को. इट वॉज ड्यू टू हिज एफर्ट्स इन दैट अ वास्ट मंगोल एम्पायर वॉज एस्टेब्लिश्ड. और इनका बॉर्न हुआ था 1162 में, 1162 में. ही वॉज बॉर्न नियर द रिवर ओनोन, एक रिवर पड़ती है वहाँ पर. His father name was Yasugai, who was the chief of the tribe Kiat. His mother was Uliam Ike, belonged to the Ongret tribe. His original name was Temujin. He grew up as a brave man. ये याद रखना आप, ओरिजिनल नेम तेमुजिन था, मामा का पापा का नाम, सब याद रखना आप और लिख सकते हैं आप. पॉइंट 4 का कहता है, ही ऑर्गेनाइज्ड अ पावरफुल आर्मी विच हेल्प्ड हिम टू ले डाउन द फाउंडेशन ऑफ वास्ट एम्पायर. इसकी आर्मी जो थी वो बहुत ज़्यादा पावरफुल थी, और जो मंगोल्स वैसे बहुत ज़्यादा करेजियस होते हैं, तो ये जो आर्मी का जो मिलिट्री फॉर्म करने का जो आइडिया था ये चेंजिस खान का ही था. हीज मेन अचीवमेंट्स फॉर द कॉन्क्वेस्ट ऑफ नदन चाइना, कॉन्क्वेस्ट ऑफ काराकाती एक्सेट्रा. ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम 1219 to 1222, see the Mongol forces occupied बुखारा, समरकांड, बाल्क, मार्व, निशापुर एंड हेरात. ये कुछ जगहें हैं जिसको मंगोल फोर्सेज ने ऑक्यूपाई किया था. चेंजिस खान नॉट ओनली बिल्ट अ वास्ट एम्पायर बट ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड अ लॉट इन इम्प्रूविंग द सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर. ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे अचीवमेंट्स के और अर्ली करियर के, किसके? चेंजिस खान के. चलिए अब हम अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 7 है, हाउ डिड तेमुजिन बिकेम चेंजिस खान. तेमुजिन कैसे चेंजिस खान बना, डिस्कस करते हैं. देखिए पॉइंट 1 क्या कहता है, तेमुजिन वॉज अ बॉम्ब कमांडर. हिज इनिशियल सक्सेस मेड हिम मोर इन्फ्लुएंशियल. जेमुकू वॉज अनेबल टू सी द ग्रोइंग फ्रेंडली रिलेशन बिटवीन तेमुजिन एंड तुगरिल खान. Thus, he started befriending all the tribes hostile to Temujin. Temujin was unable to tolerate it and gave a crushing defeat to Jamaica with the help of Tugril Khan. Encouraged by the defeat over the powerful Jamuka, he concentrated towards Tatars, Naimans and Kariath tribes. Later on, Tugril Khan also became hostile और Temujin ने उसको भी निपटा दिया. Thus, he became the most influential person in the politics of the steppe region.
Keeping his achievement in mind, Kurultai awarded him with the title of Genghis Khan, which means universal sovereign. चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? डिस्क्राइब इन योर ओन वर्ड्स द कॉन्क्वेस्ट ऑफ नदन चाइना बाय चेंजिस खान ने जब नदर चाइना को कैसे ऑक्यूपाई किया, इसी के बारे में हमें बताना है. ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ चेंजिस खान, चाइना वॉज डिवाइडेड इंटू 3 रीम्स. दीज रीम्स वर नॉर्थ वेस्ट रीजन, North China and South China. Each realm was governed by different ruling dynasties. His campaign against China was the result of a long drawn out process. Northern China was invaded by Genghis Khan in 1211. It was then under the influence of Qin dynasty. वहाँ पर रूल कर रही थी. कहाँ पे? नदन चाइना में. The Qin ruler gave him a stiff competition. He also posed many difficulties for Genghis Khan. To win over him, Genghis Khan took recourse to diplomacy and instigated the people of South Manchuria against the Qin ruler. Qin dynasty थी उनकी रूलर्स के खिलाफ. किसको भड़काया? मंचूरियन पीपल को. आगे देखिए पॉइंट 4 का कहता है दिस रिजल्टेड इन द वीकनिंग पोजीशन ऑफ द चीन रूलर. दस ही सक्सीडेड इन ऑक्यूपाइंग पेकिंग इन पेकिंग मतलब बीजिंग. आज का बीजिंग को ही हम पहले पेकिंग कहते थे. इन 1215 बीजिंग कहाँ की कैपिटल बताना है आपको. आफ्टर दिस Genghis Khan unleashed a reign of loot and terror in Peking. The victory of Genghis Khan encouraged his soldiers to great extent. After his successful invasion, he returned to Mongolia in 1216. ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि नदन चाइना को कैसे चेंजिस खान ने ऑक्यूपाई किया. क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं. डिस्कस द मेथड्स ऑफ वॉरफेयर ऑफ द मंगोल आर्मी. मंगोल आर्मी फाइट कैसे करती थी, इसके मेथड्स अब हम देखेंगे. जो मंगोल खान कन्वीन द मीटिंग ऑफ Kurultai. An elaborate discussion pertaining to the arms and planning for war were taken here. दूसरा, all the military commanders took part in it and to receive special directions दी जाती थी यहीं पे. जो मंगोल्स के स्पाइज होते थे वो स्प्रेड करते थे रूमर्स कहाँ पर? उस एनिमी कंट्री में जहाँ उनको अटैक करना है, विद द एम टू डिमोरलाइज द सोल्जर्स. चौथा पॉइंट, द एनिमी वॉज गिवन द ऑप्शन टू सरेंडर और टू फेस एनिहिलेशन. अटैक करने से पहले जो मंगोल आर्मी थी वो पहले उनको ऑप्शन देती थी कि आप हमें सरेंडर कर लीजिए वरना हम आप पर लूट करेंगे, प्लंडर करेंगे और आपको हरा देंगे. आफ्टर दीज इनिशियल प्रिपरेशंस व्हेन द एक्चुअल वॉर वाज टू बिगिन, द मंगोल सोल्जर्स यूज टू एनसर्कल द एरिया दैट वॉज टू बी अटैक्ड फ्रॉम ऑल साइड्स. मतलब उस एरिया को, उस जगह को वो चारों तरफ से घेर लेते थे ताकि चारों दिशाओं से अटैक कर सकें उस एरिया पर जिन्हें उन्हें ऑक्यूपाई करना है. द मंगोल सोल्जर्स फेस द एनिमीज फेस टू फेस. द टैक्टिक adopted by them was to show that they were deserting the war field. The enemy soldiers thought that the Mongol army had deserted the field. मतलब उन्होंने छोड़ के चले गए, लेकिन वो ऐसा नहीं करते थे. But no sooner had they reached a particular place, the Mongol soldiers used to attack soldiers and gave them a crushing defeat. ये बहुत ही एक स्ट्रेटेजिक मतलब अटैक करते थे. कौन? मंगोल आर्मी. चलिए दोस्तों, इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं आज के हमारे लास्ट क्वेश्चन पर. डिस्क्राइब द रिलीजियस बिलीफ्स ऑफ मंगोल. मंगोल के रिलीजियस बिलीफ्स कैसे थे? देखिए, पहला, मंगोल्स हैड डीप फेथ इन रिलीजन. दे वर्शिप द मेन डिटी, अपने भगवान तेंजी द सन गॉड, एंड बिलीव्ड हिम टू बी द ओमनीपोटेंट. मतलब हर जगह प्रेजेंट होते थे. कौन? इनके जो भगवान थे मेन, तेंजी. दूसरा पॉइंट क्या? इन ऑर्डर टू प्लीज देयर डेटी दे यूज टू परफॉर्म एनिमल सेक्रीफाइसेस. मतलब एनिमल्स को मारकर मतलब सेक्रीफाइस किया जाता था किसको? खुश करने के लिए अपने भगवान तेंजी को. तीसरा, दे मंगोलियन पीपल ऑफ मंगोल यूज टू शो स्पेशल रिस्पेक्ट फॉर होली रिलीजियस मैन कॉल्ड शमन्स. जैसे हिंदू में पंडित होते हैं, मुसलमान में होते हैं, वैसे ही क्रिश्चियंस में होते हैं, वैसे ही जो ये मंगोल्स किसको मानते थे? शमन्स को. चेंजिस खान बिलीव दैट डेस्टिनी हैज़ ordained royalty for monsters. Therefore, it is a religious obligation for the Mongol to bring more and more region under their direct sovereignty. आगे देखिए, Mongols were secular in nature and followed the policy of religious tolerance. They allowed the people to respect their religion with full liberty. The recruitment under the Mongols were made only on the merit base, and the religion had no role to play in it. ये एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक थी मंगोल के बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने की और उनकी आर्मी का स्ट्रॉन्ग होने की. चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही. आई होप दैट यू लाइक द वीडियो. प्लीज़
कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए हमारे वीडियो को। अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में डालिए, हम आपको ज़रूर रिप्लाई देंगे। अगर इसकी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, या फिर आप ईमेल दीजिए, हम उसको दे देंगे। चलिए दोस्तों, थैंक यू। आई होप यू लाइक द वीडियो।